नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपने समझ लिया था। अनुच्छेद 4 तक हमने पूरी बात कर ली थी, यानी कि जो भाग 1 है जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र आप पढ़ रहे थे उसको हमने पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था, ठीक है। लेकिन उतने पढ़ लेने से काम नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी जो आपसे सवाल पूछती है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछती है, वो सिर्फ पॉलिटी से नहीं पूछती है, वो दोनों के मिला जुला रूप से पूछती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में क्या अंतर है ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो अभी जो आपने इससे पहले क्लास पढ़ा 3-4, उसमें आपने केवल अनुच्छेद और उससे संबंधित जो तथ्य थे उस पर चर्चा देखी। तो वो हो गया आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। लेकिन पॉलिटी क्या है? कोई संसद के द्वारा विधान या कोई अध्यादेश या कोई न्यायालय के द्वारा पारित आदेश, उन सब को जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिला करके पढ़ते हैं तो आपकी वो पॉलिटी हो जाती है, राज्य व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। तो हमें वही समझना है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे राज्यों का गठन होता है, उसमें क्या पावर है पार्लियामेंट के पास, उन सबका हमने डिस्कस कर लिया, कैसे संशोधन हो सकते हैं। अब हमें थोड़ी सी बात ये करनी है कि जो उससे जुड़ा हुआ उसका इतिहास है वो क्या है, ठीक है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश आप देखते हैं वर्तमान में कितने प्रकार के राजनीतिक इकाइयाँ हैं? 2 प्रकार की हैं। एक तो पूर्ण राज्य है और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो क्या जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसी ही थी या कुछ और थे या कुछ उसमें बदलाव किया गया? यानी कि देश के आज़ादी के साथ साथ क्या स्थितियाँ थी और जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनने में क्या क्या प्रक्रियाएं हुई हैं उसको भी आपको समझना होगा, तब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके क्रम में हम सबसे पहले ये समझेंगे केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, और इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे दो और तीन महत्वपूर्ण आयोगों की, जिसमें एक उधार आयोग है, दूसरा आपका जेबीपी आयोग है और तीसरा है आपका फजल अली आयोग। इन आयोगों का सुझाव क्या था और उसके आधार पर किस प्रकार नए तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे, यानी कि देश आज़ाद हो रहा था, जो भारतीय शासन अधिनियम है जिसके द्वारा भारत को सत्ता सौंपनी थी, उसके लागू होने की स्थिति क्या थी? उस वक्त विभाजन तय हो गया था कि ये भारत का विभाजन होगा। एक राजनीतिक इकाई इंडिया बन रही थी और दूसरी राजनीतिक इकाई आपकी पाकिस्तान बन रही थी, ठीक है। आप जानते हैं कि आपके देश में छोटे छोटे राजाओं का अपना एक राज्य था जिसे देसी रियासत कहा जाता था, ठीक है। तो उन देसी रियासतों के पास ऑप्शन 3 रखे गए, ठीक है। जब देश का विभाजन तय हो गया कि पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा, तो उनके पास 3 ऑप्शन रखे गए। एक ऑप्शन ये था कि वो भारत से मिल जाए, दूसरा ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान से मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने राज्य का गठन कर लें। इसी पर जो है मुहर लग गई। अब हुआ क्या कि जो भारतीय क्षेत्र था, जिसे वर्तमान में आप इंडिया के टेरिटरी के रूप में देखते हैं, इन क्षेत्र में जो है 552 देसी रियासत आ रहे थे। कितने? 552 देसी रियासत आ रहे थे। अब उनमें से 549 तो एकदम मान गए कि भैया हमको भारत के साथ ही रहना है, और जो शेष थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए। लेकिन 3 ऐसे उद्दंड बालक जैसे निकले जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और उन्होंने समस्या पैदा कर दी। यानी कि वो ना पाकिस्तान के साथ जाने को सोच रहे थे ना भारत के साथ जाने को सोच रहे थे। इसके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। तो हुआ क्या कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा जूनागढ़, ये 3 ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने किसी के साथ जाने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा, उस वक्त इन एकीकरण का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही जो है सशक्त मजबूत आदमी, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है उनको, लौह पुरुष कहा जाता है। यानी कि फैसला लेने में कठोर
और रियायत ना देना उनके अपने एक ब्लड में था, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या, हैदराबाद को तो पुलिस के कार्रवाई के द्वारा अधिग्रहित कर लिया। वहाँ के निजाम ने अपनी छोटी मोटी सेना बना के रखी थी रजाकारों की, उनको परास्त किया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। जूनागढ़ में वोटिंग कराई गई, वहाँ के लोगों ने जो जनमत अपना दिया उस आधार पर भारत में जूनागढ़ सम्मिलित हो गया, और जो जूनागढ़ का प्रधानमंत्री था, जो वहाँ का राजा था, वो भाग गया पाकिस्तान, ठीक है। बच गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं मान रहा था किसी तरीके से। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और वो तैयार नहीं हो रहे थे ना इंडिया के साथ जाने को ना पाकिस्तान। तो भाई इंडिया तो आप जानते हैं लिबरल कंट्री हमेशा से रहा विचारधारा के लेवल पर, वो दूसरों के विचारों का स्वागत हमेशा करता है। तो भारत ने कहा ठीक है भाई, अगर आपको नहीं आना है हमारे साथ तो आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन भारत अपना नज़र बनाए हुए था जम्मू कश्मीर पर। यहीं पर एक गलती पाकिस्तान ने की और उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया और राजा हरि सिंह को ये लगा कि अब जो है जम्मू कश्मीर नहीं बचने वाला है, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। अब भारत से मदद जब मांगी तो उस वक्त दो बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने कहा भैया, सरदार पटेल ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने तो हमारे साथ आने से मना कर दिया, और यदि आप हमारे भूभाग नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं, तो हम कैसे आपकी मदद करें, ठीक है। बाद में हम जो है अमेरिका और ब्रिटेन और ये जो बड़े देश हैं उस वक्त वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे कि आप कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब आप भारत में विलय कर लेंगे। और आनंद फानन में राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर किया और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो ये थी उसके पीछे की थोड़ी क्रोनोलॉजी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आज़ादी के समय दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ भारत में थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे जिन पर सीधे ब्रिटिश गवर्नर का राज था, यानी कि जो कानून बनाते थे वो लागू होते थे, और दूसरा देसी रियासतें थी। देसी रियासतों को भी पर्याप्त छूट मिला हुआ था, वो अपने हिसाब से अपना राज्य चलाते थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जब ये देखा कि हम जो ये छोटे छोटे जमींदार हैं, छोटे छोटे राजा हैं, अगर इनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो हम इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था उसमें जितने भी मुखिया थे विद्रोह के, वो सब या तो बड़े जमींदार थे या जिनके छोटे छोटे राज्य चले गए थे। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो लखनऊ की मुमताज महल हो, चाहे वो नाना साहब हों जिनका पेंशन बंद हो गया था, चाहे वो बिहार के कुंवर सिंह हों, सब अपनी जमींदारी या छोटे छोटे राज्य के लिए लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने एक नीति बनाई कि इनको नहीं परेशान करना है, यानी कि जो मीडिएटर हैं इनको परेशान नहीं करना है, उनको अपने साथ मिला करके रखना है। तो इसीलिए देसी रियासतें एग्जिस्ट करती थी। हालांकि वो इशारे पर काम करती थी अंग्रेजों के, लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र प्रभुत्व बना हुआ था। अब जब देश आज़ाद हुआ तो दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ सामने आई, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो है इनको चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। इनके वर्गीकरण को मैं आपको दिखाता हूँ, इस फोटो के माध्यम से आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक सेकेंड, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये आप देखेंगे इसमें देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत, इन सबको मिला करके चार वर्गीकरण किए गए थे। राज्यों के कितने? चार वर्गीकरण किए गए थे, जिनमें भाग का में 9 राज्य थे और भाग खा में भी 9 राज्य थे। कौन कौन से थे वो देख लेंगे आप यहाँ पर। आपका था आसाम, बिहार, बम्बई, जो वर्तमान में 2 राज्यों में बटा हुआ है, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे वो बढ़ता है, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि वर्तमान को उस वक्त, वर्तमान में नहीं, उस वक्त क्या स्थिति थी। तो उस वक्त भाग जो का वाले राज्य थे उसमें सीधे जो ब्रिटिश प्रांत के तहत थे, जो एकदम जो है खुशी राजी नए भारत में मिलने जा रहे थे एक राज्य के रूप में। तो उनमें आपका असम था, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास जिसे आप तमिलनाडु कहते हैं, उड़ीसा,
पंजाब और संयुक्त प्रांत, यानी कि आपका ये उत्तर प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, तो ये थे। इसके अलावा जो आपका बी वाला पार्ट था, जिसमें जिसे भागखा वाले राज्य कहा जाता है, इनमें आप देखेंगे तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, और यानी कि जो थोड़ा परेशान करने वाले थे, जो बाद में मुश्किल से मिले, यानी कि जिनके ऊपर थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ा कि वो भारत में मिले, उनमें से हैदराबाद और जम्मू कश्मीर है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं जूनागढ़ है। ठीक है, तो भागखा में कौन है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान। राजस्थान भी आपका भाग 2 में था, और सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। भागखा जो था, यहाँ पर विधानमंडल थे, यानी कि यहाँ पर विधायिकाएं थी, चुनाव होता था और विधियां बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट था वो राजा होता था। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, तो ये अंतर था भाग ये में और भाग बी में, यानी कि भाग का और भाग खा में अंतर क्या था? भाग का सीधे सीधे किससे राज्य जो है शासित होते थे? सीधे विधानमंडल और उसके मुख्यमंत्री से। लेकिन भाग खा क्या था? वहाँ पर विधानमंडल तो थे, लेकिन जो उसका हेड ऑफ स्टेट था वो कौन था? वो राजा हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे भाग खा, भाग गा और भाग घा थे। ठीक है, तो भाग गा जो है ये वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश आप देखते हैं, ठीक है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, आपका अंडमान निकोबार है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब जो हैं उस वक्त भाग गा में आते थे। अब वर्तमान में ये वर्गीकरण नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि ये वर्गीकरण समाप्त कब हुआ, किस आयोग के सुझाव के आधार पर इसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो भाग गा में आप देखेंगे अजमेर, जो कि वर्तमान में एक नहीं है। ठीक है, अजमेर नहीं है वर्तमान में आपका केंद्र प्रदेश, लेकिन उस वक्त था वो। भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आपके उस वक्त संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई विधानमंडल नहीं था, सीधे सीधे ब्रिटिश जो संघीय प्रणाली थी उसका शासन था यहाँ पर। ठीक है, तो 10 ऐसे स्टेट थे, 9 का में थे, 9 खा में थे और 10 गा में थे। तो 9 9 18 10 28 हो गया। और एकमात्र स्टेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भाग गा में रखा गया था, यानी कि उसको सबसे अलग रखा गया था। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि इसको भी संघ शासित क्षेत्र प्रदेश में रखा जाता है। तो ये वर्गीकरण उस वक्त था जब आपका देश आज़ाद हुआ। ठीक है, उस वक्त का ये वर्गीकरण है। तो कुल मिलाकर के कितने उस वक्त राज्य थे? 29 थे। कितने थे? 29, जिनमें आप देखेंगे 10 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और 18 आपके ऐसे जिनमें विधानमंडल हैं। उनमें से 9 ऐसे हैं जहाँ पर राजा हेड ऑफ स्टेट होता है, बाकी 9 हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते थे, और एक है भाग गा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये वर्गीकरण उस वक्त का है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके बाद शुरू होता है देश में राज्यों को बनाने को लेकर के एक लड़ाई स्टार्ट होती है। ठीक है, वो लड़ाई भाषा के आधार पर होती है, फिर क्षेत्र के आधार पर होती है, और वो किस प्रकार एक जो है खतरनाक रूप लेती है, और उसके लिए 3-3 आयोगों का गठन करना पड़ता है। और उसके बाद में जो पूरा स्ट्रक्चर है स्टेट्स का वो चेंज होता है, और किस प्रकार राज्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 28 तक पहुंच गई, वो सब हम अगली क्लास में समझेंगे। वहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है ये बदला गया, किस आयोग की रिपोर्ट पर इस स्ट्रक्चर को बदला गया, और जो नए नए राज्य बने वो कैसे बने। ठीक है, तो अगली क्लास में वही समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कोई सवाल है, कोई संदेह समझ में नहीं आया है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।